नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट लॉ, जिसमें कि 10 यूनिट है। 10 के 10 यूनिट कवर करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट है, उसमें चैप्टर 1 है नेचर एंड सोर्स ऑफ द लॉ। तो यूजीसी नेट लॉ का ये सबसे पहला जो वीडियो है, तो सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। द टर्म लॉ इज यूज इन टू सेंस, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट सेंस मीन्स द सिस्टम ऑफ द लॉ, such as the law of the India and the law of defamation, law and justice, all are the abstract sense. And concrete sense means the statute, enactment, exercise of legislative assembly, enactment। तो ये सब ठीक है। सिस्टम ऑफ जो लॉ है आपका, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में और कॉन्क्रीट में। ठीक है। कॉन्क्रीट में आपका जैसे कि एक्सरसाइज, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनेक्टमेंट, ऑर्डिनेंस, ये सब 2 सेंस होगी। अब आ जाए डेफिनेशन ऑफ लॉ पे। बिल्कुल यूजीसी नेट का अगर आप लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेशंस को लेके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑस्टिन जो है, उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि लॉ emanates and enforced by the state. Law emanates and enforced by the state. And Austin firmly believed that there is a confluence of the command, sanction, sovereignty. तो वो कहते थे कि law is a command of sovereign backed by the sanction. Command, sovereign और sanction. Sanction means fear, like any fear, force। ठीक है। हैगल, उसके बाद हैगल है। हैगल कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जर्नल विल एग्जिस्टिंग इन एंड फॉर इटसेल्फ। तो ये आते थे कि जर्नल विल कि लॉ क्या है, जर्नल विल ऑफ द पीपल है। शिवग्नि क्या कहते थे, जो हिस्टोरिकल स्कूल थे, वो कहते लॉ ग्रो विद द सोसाइटी, ग्रोथ विद द सोसाइटी और स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल एंड फाइनली डाइज अवे द नेशन लॉसेज इट्स नेशनलिटी। वो कहते कि जैसे ही नेशन ख़त्म हो गया, उसने अपनी नेशनलिटी खो दी, तो वहीं पे उसका लॉ भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हेयरिंग आते हैं। वो 2 बेसिक एलिमेंट मानते, कहते कि लॉ एम्फेसाइज ऑन दी 2 बेसिक एलिमेंट। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट? तो वो कहते कि सोशल कंट्रोल और सोशल पर्पज़। ठीक है। और दूसरा इनका व्यू था कि लॉ इज द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ इन सोसाइटी अश्योर्ड बाय द स्टेट पावर, है ना। तो स्टेट जो है वो अश्योर्ड करता है गारंटी, है ना। तो कुछ कंडीशंस है जो सोसाइटी में लाइफ जीने के लिए, वो कंडीशन स्टेट डिसाइड करता है। उसके बाद सॉल्मन कहते हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, ज़्यादा नहीं है, कहते कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकोगनाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। ये कहते कि लॉ इज द लॉ है, वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है और रिकोगनाइज और अप्लाइड स्टेट के द्वारा की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। पार्कर है, पार्कर कहते हैं कि पार्कर सेम कहते हैं कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकोगनाइज एंड अप्लाइड बाय स्टेट। ये कहते हैं कि थ्रू द जुडिशियल अथॉरिटी बाय फिजिकल फोर्स इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। फिजिकल फोर्स की बात करते हैं। डुगेट है, तो डुगेट कहते हैं लॉ इज इसेंशियली ए सोशल फैक्ट। लॉ क्या है? एसेंशियली सोशल फैक्ट विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। जो इंडिविजुअल के और जो इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल्स पर्सनस जो है ग्रुप ऑफ पर्सनस है, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करता है लॉ। ठीक है। इसी में आ जाइए आप क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ, अब इसमें सबसे पहले आते हैं सॉल्वमेंट। सॉल्वमेंट इसको 9 टाइप का बताते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे कि इम्पेरेटिव, फिजिकल है, नेचर है, कॉन्वेंशनल, कस्टमरी लॉ है,
इंटरनेशनल लॉ है, प्रैक्टिकल लॉ है, टेक्निकल लॉ है, प्राइज लॉ है, सिविल लॉ है, ऐसे करके। ठीक है, इम्पेरेटिव लॉ में तो आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो इम्पेरेटिव लॉ में सोलमन कहते हैं कि जनरल कोर्स ऑफ एक्शन इम्पोज बाय द सम अथॉरिटी विच इन्फोर्सेस बाय सुपीरियर पावर आइदर फिजिकल और एनी अदर फोर्स। समझ रहे हो कि जनरल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो इम्पोज किया जाता है कि किसी अथॉरिटी के द्वारा। वो सुपीरियर पावर भी हो सकती है और इधर फिजिकल हो सकता है और एनी कोई भी अदर फोर्सेस के थ्रू हो सकता है। तो दिस थ्योरी ऑफ लॉ गिवन बाय जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या थ्योरी देते हैं? ऑस्टिन सबको पता है, इम्पेरेटिव थ्योरी है ऑस्टिन की, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। तो क्या इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं? वही लॉ एज ए कमांड ऑफ सोवरेन विच पर्सन आर ओब्लाइज्ड टू ओबे इट, मे बी आइदर डिवाइन और ह्यूमन। वो ह्यूमन भी हो सकता है, आइदर डिवाइन लॉ भी हो सकता है, ह्यूमन लॉ भी हो सकता है, और उसको इन्फोर्स कराने के लिए उसके पीछे सैंक्शन है और हर कोई उसको मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, इसी में कहते हैं कि सिविल लॉ कंसिस्ट ऑफ कमांड इश्यूड बाय द स्टेट। सिविल लॉ है वो कंसिस्ट ऑफ कमांड्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करते हैं और इसको इन्फोर्स करने के लिए कोई फिजिकल पावर होती है जो उसको करता है। उसके बाद फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ आप देख लीजिए। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ क्या होता है? तो फिजिकल और साइंटिफिक लॉ आपका है वो, फिजिकल लॉ आर लॉ ऑफ साइंस विच आर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नेचर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नेचर, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एयर फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स ऑफ एयर। तो ये सारे के सारे आपके फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है जो यूनिवर्सल है। जैसे लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, नेचुरल और मोरल लॉ की बात करता हूँ। नेचुरल लॉ जैसे कि नेचुरल जस्टिस है। अब मोरल लॉ आपका सबसे पहले बेस है। मोरल लॉ जो आपका वो है वो बेस किस पे है? राइट और रॉन्ग पे, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, इसको ही कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ कह लो आप, इसको एटर्नल लॉ कह लो, रैशनल लॉ कह लो आप इसको। और दूसरा तो ये क्या है कि जो आपका ये जो लॉ है, तो कई बार क्या होता है, लीगल होता है बट मोरल नहीं होता है, मोरल होता है बट लीगल नहीं होता है। कई बार मोरल भी हो जाता है और लीगल भी हो जाता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में मोरल भी है, लीगल भी है कुछ चीज़ें। ठीक है, मुस्लिम लॉ में है, लीगल है, मोरल नहीं है। कुछ चीज़ें मोरल है, जैसे किसी की हेल्प करना, लीगल नहीं है। उसके बाद कन्वेंशन लॉ, वो एग्रीमेंट पे है। जो कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, उनमें एग्रीमेंट साइन होते हैं कि ये सभी नेशंस बाउंड होंगे इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। जैसे कि पेरिस कन्वेंशन, दी हैग कन्वेंशन है। ठीक है, यूएन कन्वेंशंस हुए हैं। तो उसमें ये एनी रूल और सिस्टम ऑफ रूल एग्रीड अपॉन बाय पर्सन फॉर द रेगुलेशन ऑफ दियर कंडक्ट टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है, कस्टमरी लॉ आपका जो कस्टम के बेस पे है, बेस्ड ऑन द कस्टम। सोलमन क्या कहते हैं? एनी रूल ऑफ एक्शन विच इज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय मैन व्हेन ए कस्टम इज फर्मली एस्टैब्लिश इट इज इन्फोर्स बाय द स्टेट एज लॉ। ठीक, कस्टमरी जो लॉ है वो कस्टम से निकल के आए हैं। कस्टम से निकल के आए तो कस्टम में आप आ जाओ, हिंदू मैरिज एक्ट, लॉ ऑफ मैरिज, लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ एडॉप्शन। तो ये जो एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे एक्ट आपके कस्टमरी लॉ से निकल के आए हैं। जैसे मुस्लिम लॉ है वो कस्टमरी लॉ से लेकर सारा का सारा है। और कस्टमरी लॉ, कस्टम इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द एनी लॉ। हिस्टोरिकल जूरिस्ट है, जैसे कि इसमें एनालिटिकल जूरिस्ट जो है वो नहीं मानते इसको, कस्टमरी लॉ को। ठीक है, जो जॉन ऑस्टिन वगैरह जैसे है पॉजिटिविटिस्ट जो है, वो डू नॉट एक्सेप्ट द कस्टम एज द प्रॉपर लॉ बट ट्रीट इट ओनली ए सोर्स ऑफ लॉ। वो कहते कि प्रॉपर लॉ नहीं है ना, वो कहते कि प्रॉपर लॉ नहीं है। वो कहते कि नॉट प्रॉपर लॉ, पॉजिटिविटिस्ट कहते हैं, जो पॉजिटिव स्कूल के हैं। लेकिन स्वेगनी और हेनरी मानते, कहते कि दे रिकॉग्नाइज कस्टमरी लॉ एज फार मोर सुपीरियर द लॉ ऑफ स्टेट। स्वेगनी एंड हेनरी मैन है वो मानते हैं, कहते कि दे रिकॉग्नाइज कस्टमरी लॉ है वो आपका जो जर्नल लॉ है उससे ज़्यादा की स्टेट का लॉ उससे ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि लॉ के द्वारा फॉलो कस्टमरी लॉ ही किया जाता है।
उसके बाद प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ है। प्रैक्टिकल और टेक्निकल में क्या है? प्रैक्टिकल लॉ आर रूल्स मीन फॉर ए पर्टिकुलर स्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटी, द लॉ ऑफ दिस sanitation and health, building construction, architecturing में भी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल लॉ हो गया। उसके बाद आपका इंटरनेशनल लॉ आता है। इंटरनेशनल लॉ जर्मी बेंथम ने सबसे कहा था इसको लॉ ऑफ नेशन। फर्स्ट टाइम जर्मी बेंथम ने कहा था 1870 में। लॉ ऑफ नेशन है ये। इट कंसिस्ट रूल विच रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स इंटरनली, बेंथम ने कहा था। ओपनहेम क्या कहते हैं? कहते कि दिस इज बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स इन दियर इंटरकोर्स विच इज अदर। कहते कि ये एक बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स की एक बॉडी है, कन्वेंशनल रूल्स की एक बॉडी है जो कि सिविलाइज स्टेट्स को बाउंड करती है। वो अपने इंटरकोर्स और एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट और काम करते समय कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। और द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, PCIJ, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इन SS लोटस केस में इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को के प्रिंसिपल को डिफाइन किया था और कहा था विच आर इन्फोर्स बिटवीन द ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नेशन। अब आपके कुछ साइंटिस्ट आ गए इसमें। रसल है, वो कहते हैं कि एग्रीगेट ऑफ द रूल्स टू विच द नेशंस हैव एग्रीड टू दियर कंडक्ट टुवर्ड्स वन अनदर। आप राइट डाउन करते चले, ये रसल ने ये कहा। सोलमन ने कहा इट इज एसेंशियली ए ब्रांच या इट इज एसेंशियली ए पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल लॉ। ये कन्वेंशनल लॉ से निकला हुआ है। हैज़ इट सोर्स इट्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसके सोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। जॉन ऑस्टिन एंड हॉलैंड कहते हैं कि इट इज ए लॉ इज ए मेयर ट्रू मॉरलिटी, पॉजिटिव मॉरलिटी, दे डू नॉट एग्री दैट इज द प्रॉपर लॉ। ठीक है, अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से फंक्शन करेंगी, यह भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। ओपनहेम ने कहा कि डिफाइंस द वीक लॉ। ओपनहेम इसको वीक लॉ मानते हैं क्योंकि कह रहे कि सुपीरियर जो स्टेट्स है, सुपर जो स्टेट है, जिनके पास पावरफुल स्टेट है, वो बाउंड नहीं होते और इसको मानते नहीं हैं। ये था इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ आपके वैसे भी एक पूरा का पूरा यूनिट है इसमें UGC के सिलेबस में, तो उसमें देखेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किसने क्या कहा इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इसको वीक लॉ कहा गया। ये एक वैसे बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका LLM में कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ और नॉट। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको वीक क्यों कहा? तो मैं एक जर्नल सा रीज़न दे रहा हूँ। इसको वीक इसलिए कहा गया है कि इसको ये कोई फिजिकल फियर नहीं है, कोई फिजिकल सेंक्शन नहीं बनाया गया है कि जो इसको पनिश कर सके जो स्टेट ना मान रहा हो उनको। हाँ, हालांकि अभी कुछ बैन वगैरह उस पर लग जाते हैं, बाकी जो पावरफुल कंट्रीज है वो इसको नहीं मानते हैं और वो इसका वोलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसके मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इसलिए वीक लॉ है। प्राइज लॉ क्या है? प्राइज लॉ है ड्यूरिंग वो जो वो एक दो देशों का जो आपस में वॉर चल रहा है, तो वॉर के दौरान जो चीज़ें एक दूसरे की उन्होंने छीन ली है, जैसे शिप्स वार और आर्म्स और हथियार वगैरह जो भी, वो सारे के सारे प्राइज लॉ में के अंडर आते हैं, तो उसको प्राइज लॉ कहा गया है। उसके बाद सिविल लॉ, तो सिविल लॉ इन्फोर्स बाय द स्टेट इज कॉल्ड द सिविल लॉ। तो द फोर्स ऑफ द स्टेट इज द सैंक्शन बिहाइंड दिस लॉ। बिल्कुल इस फोर्स के पीछे कोई भी इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इसके पीछे कुछ फोर्स होता है, कुछ सैंक्शंस होता है। तो ये आपका सिविल लॉ है। और सिविल लॉ जो है वो एसेंशियली टेरिटोरियल इन नेचर है, नेचर में टेरिटोरियल नेचर का है और ये अप्लाई विद इन द टेरिटोरी ऑफ द स्टेट कंसर्न। ये जहाँ पर जितनी टेरिटोरी स्टेट कंसर्न उतनी ही जगह पे अप्लाई होता है। उसके बाद आप ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन है, उसमें डिवाइन लॉ है, ह्यूमन लॉ है। वो डिवाइन कहते कि एक डिवाइन लॉ होता है यानी लॉ ऑफ गॉड होता है। ह्यूमन लॉ मेक बाय द ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव मोरलिटी विच आर द रूल सेट बाय द नॉन पॉलिटिकल सुपीरियर लाइक इंटरनेशनल लॉ है। एक मोरलिटी बेस्ड जो लॉ होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में अदर क्लासिफिकेशन और भी है जिसमें कि लॉ के और पार्ट है, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट लॉ है।
पब्लिक लॉ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, सारे के सारे ये पब्लिक लॉ है जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए। जितने भी लॉ ऑफ क्राइम लॉ है वो सारे के सारे पब्लिक लॉ के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, सीपीसी, सारे प्राइवेट लॉ है कि वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को देख के, पर्सन को लेके बनाए गए हैं। जैसे कि म्युनिसिपल लॉ पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने हुए जो रूल्स है वो प्राइवेट लॉ में आते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, सम यूनिवर्सिटीज़ के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्टैट्यूट के अंडर जो आते हैं, तो वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं। उसके बाद जर्नल और स्पेशल लॉ है। जर्नल लॉ जैसे कि स्पेशल लॉ हम कहें तो जैसे लोकल लॉ जो है, मार्शल लॉ है, फॉरेन लॉ है, एनडीपीएस एक्ट आपका है, एससी एसटी एक्ट है, पोक्सो है, जस्टिस जुनाइल एक्ट है, ये सारे के सारे स्पेशल लॉ है जो किसी स्पेशल किसी पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे लॉ रिलेटेड विद चिल्ड्रन, वुमेन, सीनियर सिटीजन, सारे के सारे स्पेशल लॉ। जर्नल लॉ जो जर्नल पब्लिक के लिए बनाए गए, जैसे लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ एविडेंस, तो ये अप्लाई होते हैं ऑल पीपल इक्वली, मतलब सब पे इक्वली अप्लाई होते हैं ये। उसके बाद आपका सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ आ जाता है। सब्सटेंटिव जैसे आपको पता है आईपीसी आपका सब्सटेंटिव जहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़ की बात की, राइट्स की। प्रोसीजर जहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ के लिए प्रोसीजर डिफाइन किया गया है, जैसे कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी है। तो जहाँ पे राइट्स की बात करो सब्सटेंटिव, जब प्रोसीजर की बात करो वहाँ पे आपका प्रोसीजर लॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एंटीसेडेंट लॉ आता है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीसेडेंट ऑफ लॉ। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो आपको कंपाइल करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले जितने भी है वो एंटीसेडेंट लॉ में आते हैं, लाइक एज ए कॉन्ट्रैक्ट में ये आते हैं। उसके बाद रेमेडिकल, जहाँ पे टोर्ट, आप रेमेडिकल में आप गिन काउंट कर सकते हैं, टोर्ट काउंट कर सकते हैं, रिट काउंट कर सकते हैं, रिट जो रेमेडी प्रोवाइड करवाए जो। और उसके बाद आपका आता है सोर्स ऑफ द लॉ। तो सोर्स ऑफ द लॉ में आपका मेनली सोर्स ऑफ द लॉ में 3 चीज़ें आती हैं, कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। तो सोर्स ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन मॉडर्न जूरिप्रूडेंस लॉ इज ब्रॉडली यूज इन 2 सेंस, in the sense of state or sovereign from which law derives in force and validity. Second, it is used to denote the cause of law or contents or matter of which it is composed. ठीक है, एक तो आ गया इसमें कहाँ से ड्राइव हो रहा है, इसका फोर्स क्या है और वैलिडिटी क्या है, और दूसरा इसका कोज क्या है, कंटेंट और मैटर क्या है। इसमें जो रिस्टर फॉलर वो कहते हैं कि इट इंक्लूड्स द मटेरियल from which judge obtains rules for deciding cases. In this sense, it includes statute, judicial precedents, customs, opinion of legal expert. ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू फॉलर क्या है, ये आपके अकॉर्डिंग टू फॉलर है सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद नेचुरल लॉ जो स्कूल के जो फिलोसफर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लॉ हैज़ डिवाइन ओरिजिन। कहते हैं कि लॉ ये डिवाइन है, डिवाइन यानी एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान से आया हुआ है। तो नेचुरल लॉ स्कूल के जो फिलोसफर वो कहते हैं कि लॉ हैज़ डिवाइन ओरिजिन और इट्स गॉड गिफ्ट कंटेन इन दी होली बुक्स। जैसे कि कहते हैं कि हिंदुओं में वेदाज है, कुरान मुस्लिम्स में, बाइबल है क्रिश्चियंस में, तो वो मानते हैं कि डिवाइन ओरिजिन है। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग आप मानो तो 3 मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ लॉ। तो फर्स्टली है कि इट रेफर्स टू द अथॉरिटी फ्रॉम वेयर द लॉ इमिनेट्स, नेमली सोवरन। आप सोवरन कह सकते हो उसको, डायरेक्ट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। सेकंड है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट
यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जैसे कि आप कहो तो वेदास है, कोड ऑफ मनु स्मृति है ना, तो ये सब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। और थर्ड मानते कोजेज, कह रहे कि कोज क्या है। थर्डली कहते कि उसका किसी भी लॉ के आने का कोज क्या है, उसके पीछे क्या रीजन था। उसमें कोज में आप जैसे कस्टम कह सकते हो, इक्विटी कह सकते हो, कुछ हैबिट्स कह सकते हो जो बाद में कस्टम बनी, उसके बाद में वो लॉ बनी। उसमें ड्यूगेट कहते हैं कि लॉ इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी सिंगल सोर्स, रियल बेसिस ऑफ लॉ इज पब्लिक सर्विस। कहते हैं कि ये कोई सिंगल सोर्स नहीं हो सकता लॉ का, ठीक है। सोलमन कहते कि लीगल सोर्स आर दोज sources which are recognized by such by the law itself. By historical source are those which may lack formal recognition. तो सोलमन हिस्टोरिकल सोर्सेज को ही हिस्टोरिकल सोर्सेज और लीगल सोर्सेज दो सोर्स मानते हैं इसका, एक अथॉरिटेटिव है और एक अनअथॉरिटेटिव है। अब काइंड्स ऑफ सोर्स की माने तो कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन है। तो कस्टम वो है एक हैबिट है जो लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। उसके बाद वो यूजेस का रूप ले लेती है और वो बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, अगर लॉन्ग टाइम में प्रैक्टिस हो रही है विदाउट इंटरप्रिटेशन तो फिर वो कस्टम का रूप ले लेती है, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग एस्टैब्लिश प्रैक्टिस जो है वो कस्टम है। तो इट इज़ ए ट्रेडिशन पासिंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये हैबिट कंटिन्यू चली आ रही है। तो ओरिजिनली गवर्न बाय दी एक ह्यूमन कंडक्ट है। तो ये उसके कुछ असेंशियल भी है, जैसे कि कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, विदाउट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एक्सरसाइज पीसफुली एक्सरसाइज होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, और ये मस्ट नॉट बी अनरीजनेबल इन द आई ऑफ लॉ। ये उसके कुछ असेंशियल है वैलिड कस्टम के। अब इसके काइंड्स हैं लीगल कस्टम, लोकल कस्टम, जर्नल कस्टम, कॉन्वेंशनल कस्टम, ये सब, ठीक है। लोकल कस्टम जो पर्टिकुलर एरिया में फॉलो की जाती है कोई प्रैक्टिस, लीगल कस्टम जो कानूनी रूप से जिनको मान्यता मिल गई, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है। कॉन्वेंशनल जैसे कि कोई कॉन्वेंशन के थ्रू कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए उनको फॉलो कर रहे हैं। जनरल कस्टम जो जर्नली जो पब्लिक जिन कस्टम्स को फॉलो करती आ रही है। उसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आपका क्या है, प्रेसिडेंट है आपका डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट इज important source of law. It is the distinguished feature of the English legal system because the most of the common law is unwritten. मोस्ट ऑफ द कॉमन लॉ इज अनरिटन, वो रिटन फॉर्म में नहीं है और उनका इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है। तो कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन है वो डिसीजंस है वो नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं उन पे अप्लाई होता है। जनरली इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे मोस्टली सारे के सारे लॉ रिटन फॉर्म में है, कोडिफाइड फॉर्म में है। तो प्रेसिडेंट है बाइंडिंग फोर्स ऑन जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर डिसाइडिंग द सिमिलर केस। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि प्रेसिडेंट है वो उसका बाइंडिंग फोर्स जुडिशियल ट्रिब्यूनल में भी उसका अप्लाई होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। डिसीजन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। सोलमन के अकॉर्डिंग दो सेंस में होते हैं, लूज और स्ट्रिक्ट। तो लूज सेंस में प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द मेयरली रिपोर्टेड केस लॉ and strict sense में precedent means that case law which not only has a great binding authority, ठीक है। उसके बाद बेंथम कहते हैं कि बेंथम और ऑस्टिन कहते हैं कि इट इज़ द जज मेड लॉ। जो प्रेसिडेंट है वो जज मेड लॉ है। ऑस्टिन इसको जुडिशरी लॉ कह देते हैं। ये दो टाइप में इन्होंने माना है, अथॉरिटेटिव और परसुएसिव। अथॉरिटेटिव में ये मानते विच हैज़ बाइंडिंग फोर्स एंड जज मस्ट फॉलो इट, और परसुएसिव में मानते जज आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो। कि अथॉरिटेटिव में मस्ट है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट को, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट बाउंड नहीं है उसको मानने के लिए। जैसे कि इसमें आप अथॉरिटी में आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस मान लो तो लोअर कोर्ट आपका सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है वो मानने के लिए बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। और इसमें परसुएसिव में मानना नहीं है, कोर्ट के ओपिनियन वो चाहे तो मान सकता है चाहे तो ना माने। तो इसमें एग्जांपल में आप लो तो जुडिशियल डिक्टा जो है वो है, फॉरेन जजमेंट है, अथॉरिटिव टेक्स्ट बुक है, कमेंट्रीज है ये।
अब इंडिया में 2 टाइप से होता है, एक ऑबिटेटर डिक्टा और रेशियो डिसेंडेंडी। रेशियो डिसेंडेंडी का मतलब यही है कि रीजन फॉर डिसाइडिंग करते समय किसी भी केस को उसके पीछे रीजन्स होते हैं, वो रीजन्स उस जजमेंट में मेंशन है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी जजमेंट को जो सारे पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट ही इसमें इंक्लूड हो, नहीं, कुछ पार्ट हो सकते, कुछ नहीं हो सकता है। पर इसमें ये आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो लोअर कोर्ट मानना पड़ेगा, यानी बाउंड है। और ऑबिटेटर डिक्टा में बाउंड नहीं है, ये प्रोनाउंसमेंट ऑफ द लॉ है, यानी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट है, वो कोर्ट मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। यहाँ पे कोर्ट को बाउंड नहीं किया गया है। उसके बाद लेजिस्लेशन आपका आता है। लेजिस्लेशन ये एक लैटिन वर्ड है, लेजिस और लेटम 2 वर्ड से मिलकर बना है। लेजिस का मीन्स है लॉ, लेटम का मीन्स है टू मेक और सेट, यानी टू मेक लॉ। लेजिस्लेशन का मतलब ये है। लेजिस्लेशन वो बॉडी है जो जिसको लॉ मेकर बॉडी कह सकते हैं, या जो लॉ को बनाते हैं। और इन टेक्निकल सेंस इट इज़ द विल ऑफ द लेजिस्लेशन। इसमें क्या है, ये विल ऑफ लेजिस्लेशन है। अब इनेक्टेड लॉ और स्टैट्यूट पास बाय द सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, तो जो आपका जो लेजिस्लेशन है वो जो लॉ मेकिंग बॉडी है वही लेजिस्लेशन है आपकी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें देखिए, लेजिस्लेशन इंक्लूड एवरी एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, है ना, ठीक है, एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द लेजिस्लेशन, एवरी एक्टिविटी ऑफ द लेजिस्लेचर। तो आप इसमें देखिए, लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग ऑफ द लॉ, ठीक है। और इसमें डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट जैसे ग्रे ने कहा है कि लेजिस्लेशन इंक्लूड फॉर्मर ट्रेंचेस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, ठीक। ऑस्टिन कहते हैं कि इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच रिजल्ट इनटू लॉ मेकिंग और अमेंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इंसर्टिंग एनी प्रोविजन इन एग्जिस्टिंग लॉ, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड इन द लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन में जैसे कि इसमें लेजिस्लेशन में सोलमेंट कहते हैं, लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो आपका लेजिस्लेशन है उसमें सभी ने कुछ जूरिस्ट है जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है इसमें। अब आप आ जाइए काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन में। तो काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन में है सुप्रीम और सबऑर्डिनेट। सबसे पहले सुप्रीम लेजिस्लेशन है। सुप्रीम लेजिस्लेशन मीन्स है सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड होते हैं। और सुप्रीम पावर लेजिस्लेचर के पास में होती है, एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उनके पास में होते है किसी भी एक्ट को रिपील करने का, कंट्रोल करने का, अमेंड करने का, है ना, उसमें इंसर्ट और डिलीट करने की ये पावर्स होती है सुप्रीम अथॉरिटी में। और ये क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम और नॉट, तो पार्लियामेंट को कई बार सुप्रीम माना जाता है क्योंकि वो लॉ बनाते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, जो लेजिस्लेचर बॉडी जिसको कहा जाता है। तो पार्लियामेंट की लॉ को कोर्ट चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट को कई बार सुप्रीम अथॉरिटी नहीं भी माना गया है, ठीक है। उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसमें यही है कि टू मेक लॉ फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट ऑफ दियर बिजनेस, कंपनी, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में आपके जैसे कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट मतलब जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है उसके नीचे के जो बॉडीज़ है जो बनाती है और लॉ जो बनाती है उनके लॉ को कहा गया है। जैसे कॉलोनियल लेजिस्लेशन की बात करें तो ये पास्ट टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी जो होती थी हर जगह, तो उनके पास लिमिटेड पावर होती थी कि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और कुछ लॉ बना सकते हैं रेगुलेट करने के लिए। बट सुप्रीम पावर इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पर जो सुप्रीम लॉ था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में था और वही चलता था। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में जैसे कि पार्लियामेंट डेलीगेट्स इट्स
रूल मेकिंग पावर टू सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है उनको उनके हाथ में कुछ पावर्स को डेलीगेट कर देना, जो रूल मेकिंग पावर्स को, तो ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन हो जाएगा। अब जुडिशियल में आप कहे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जुडिशरी इंटरप्ट करती है लॉ मेकिंग पावर में, तो जुडिशियल के पास में कुछ पावर्स हो जाती है जिससे वो रूल बना सकती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में आर्टिकल 145 के अंदर पावर है कि वो रूल मेकिंग पावर है। सेम हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 में रूल मेकिंग पावर है हाई कोर्ट की। म्यूनसिपल में तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ आर अलाउड विद इन दियर एरिया टू मेक द बायलॉज। म्यूनसिपल जो कमेटीज़ है उनके पास में अथॉरिटी होती है कि वो अपने अपने एरिया के लिए लॉ बना सकती है, जैसे कि वाटर टैक्स को लेके, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। उसके बाद ऑटोनोमस लेजिस्लेशन में यही है कि वो खुद के बिजनेस को, खुद के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बना सकते हैं उनके पास में। जैसे कि आप इसमें यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस जो यूनिवर्सिटीज़ है, ऑटोनोमस कॉलेजेस है, कंपनीज है, कॉरपोरेशंस है। इसमें आप रेलवे एक्ट को देख सकते हैं कि रेलवे ये ऑटोनोमस बॉडी वो खुद के जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रेलवे के अलग से रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, उस पे चलता है। तो ये था आपका चैप्टर 1 जो ख़त्म होता है नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्कूल्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।